नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं देश का मूड मीटर। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि 400 पार के नारे के साथ चुनावी लड़ाई शुरू करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर यूपी ने जीत का तिलक लगा दिया है। यूपी की हर सीट पर एग्जिट पोल वाला रिजल्ट मेरे हाथों में है और यकीन मानिए कि बीजेपी की हार के लिए कल तक जिन सीटों पर कड़ी टक्कर, जातीय समीकरण, महंगाई, बेरोजगारी और न जाने क्या क्या वजह गिनाई जा रही थी, वहां सियासत की सारी पुरानी शब्दावली रातों रात गायब हो गई। कागज का ये पुलिंदा जो मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, ये सफेद जरूर है लेकिन इसमें सब कुछ भगवा है। कोई कह रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव के पहले हो गया था, इसलिए उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। कोई कह रहा था कि चुनाव पर इसलिए भी इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि राम मंदिर बन जाने के बाद ये लोगों के लिए मुद्दा ही नहीं रह गया था। लेकिन दिलचस्प ये है कि जिसने राम मंदिर को मुद्दा माना और जिसने राम मंदिर को मुद्दा नहीं माना, दोनों ही टाइप के विरोधियों ने राम मंदिर और सनातन को लेकर बहुत कुछ अनर्गल कहा। लेकिन एग्जिट पोल के नंबर देखने के बाद कई विरोधियों की आस्था जाग गई होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। मोदी को रोकने के लिए विपक्ष के सारे नेता एक हो गए, लेकिन एग्जिट पोल के नंबर्स बता रहे हैं कि मोदी को जिताने के लिए देश की पूरी जनता एक हो गई। इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट जारी करने के बाद भी हार नहीं मानने वाले नेता एग्जिट पोल के बाद कैसे हार मान लेते भला? इसलिए अखिलेश यादव ने पहले ही ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया। अब ईवीएम से आगे बढ़कर वो कह रहे हैं कि बीजेपी को चुनाव ईवीएम नहीं डीएम जिताएंगे। अगर यही हाल है तो रिजल्ट भी, और अगर यही हाल रहा और अगर रिजल्ट भी एग्जिट पोल की तर्ज पे आ गया तो क्या मालूम अखिलेश और राहुल जैसे नेता क्या कहें। अखिलेश यादव भाजपाइयों के चेहरे पढ़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो शायद जनता का मूड पढ़ने में भूल कर गए। चलिए, अखिलेश और राहुल की राजनीति अपने तरीके से चलती रहेगी, लेकिन हम अपने हिसाब से अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और आपको यूपी की हर सीट की एग्जिट पोल वाला रिजल्ट दिखाते हैं। लेकिन रिजल्ट बताने से पहले वो 3 सवाल जिसका कि देना है आपको जवाब, और जल्दी जल्दी जरा देख लीजिए। तो सवाल नंबर 1 है कि एग्जिट पोल के जो अभी तक आंकड़े आए हैं आप उसको किस तरीके से देखते हैं, और इसका ऑप्शन है कि ये मोदी की एग्जिट पोल, मोदी की जो जीत है वो एग्जिट पोल से भी बड़ी होगी, इससे भी प्रचंड होगी। ऑप्शन बी है मोदी को एग्जिट पोल के आसपास ही या उसके बराबर ही सीटें मिलेंगी, और ऑप्शन सी है मोदी को एग्जिट पोल से कम सीटें मिलेंगी। ये 3 ऑप्शन है। सवाल नंबर 2, यूपी में हमारे एग्जिट पोल में एनडीए को 66 से 70 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से कितनी सीटें मिल सकती हैं? और ऑप्शन है आपके एग्जिट पोल के आसपास, यानी कि जो हमारा एग्जिट पोल है उसके आसपास ही सीटें मिलेंगी। ऑप्शन बी, एनडीए को 75 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, और ऑप्शन सी, एनडीए को 50 से भी कम सीटें मिल सकती है। तो ये है 3 ऑप्शन। आप क्या सोचते हैं? जल्दी जल्दी हमें बताना शुरू कर दीजिए। तीसरा सवाल है, एग्जिट पोल में मोदी को बड़ी जीत मिलती दिखाई दे रही है, आपके मुताबिक मोदी की बड़ी जीत की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? और ऑप्शन ए है विकास का एजेंडा, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार परवार, और ऑप्शन सी कमजोर विपक्ष। तो ये 3 सवाल हैं जिसका कि आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ चुका है, जिसको कि अपने मोबाइल कैमरे से जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपके सामने ये 3 सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। आप अपना जवाब भर के उसे सबमिट करिए। आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उन सीटों से जहां पर कि योगी का बुलडोजर तेज रफ्तार से दौड़ा और उसने सारी माफिया को एक तरीके से धूल चटा दिया, और एक तरीके से जो योगी कहते रहे हैं कि माफिया को धूल में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, वो मिट्टी में मिला दिया। तो क्या है उन सीटों पर हाल? सबसे पहले दिखाते हैं आपको गाजीपुर की सीट। तो ये गाजीपुर की सीट वो सीट है जहां से माफिया अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय बीजेपी की लड़ाई थी इस चुनाव में, और जो हमारे एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं उसके हिसाब से अफजाल अंसारी को यहां बड़ी करारी हार मिल सकती है और पारसनाथ राय बीजेपी के जीत रहे हैं। तो यह है पहली सीट गाजीपुर की। यह सीट काफी चर्चा में थी, खास करके इसलिए भी क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये कहा जा रहा था कि यहां पर एक सिंपैथी वोटिंग होगी और उसका वहां पर बड़ा असर होगा। जरा दूसरी सीट देखिए। दूसरी सीट है घोसी। ये भी गाजीपुर से लगी हुई सीट है और यहां से माफिया के भाई जो अफजाल अंसारी हैं
वो एक तरीके से उनके इन्फ्लुएंस वाली सीटें मानी जाती है, लेकिन यहां का भी नतीजा आपने देखा कि ये बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा ये राजा भैया के, ये तो हो गई वो माफिया के प्रभाव वाली सीटें, लेकिन बाहुबलियों की और भी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और उसमें से एक है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में क्या है, आपको पता है कि राजा भैया के क्या समीकरण रहे हैं इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ। पहले ऐसा लग रहा था कि दोनों के साथ कुछ डील करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन आखिरकार वो चले गए समाजवादी पार्टी के पास, लेकिन उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतापगढ़ वो सीट है जहां से कि कुंडा उनकी जो विधानसभा है, जहां पर कि बहुत ज्यादा प्रभाव माना जाता है, वो भी शामिल है इस सीट में। वहां भी बीजेपी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीट है कौशाम्बी, ये भी राजा भैया का की इन्फ्लुएंस वाली सीट रही है, और यहां से विनोद सोनकर, जिनके की विरोध में इसी सीट को कहा जा रहा था कि राजा भैया की नाराजगी असल में विनोद सोनकर से ही थी, और विनोद सोनकर का सीट बदलने की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इनका नाम बदल दिया जाए, इसकी जगह कोई दूसरा कैंडिडेट दिया जाए, जिस पर की बात नहीं बनी। उसके बाद उन्होंने उनका विरोध शुरू किया। यहां भी विनोद सोनकर इस बार जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आखिरी सीट हम जो एक तरीके से बाहुबलियों के दबदबे वाली सीटों की बात कर रहे हैं, उसमें जौनपुर है। जौनपुर के बारे में आपको पता है, कृपाशंकर सिंह थे एक तरफ और दूसरी तरफ बाबू सिंह कुशवाहा, और इस सीट पे जो है धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी को श्रीकला को मैदान में उतारा था, जिसकी वजह से मुकाबला थोड़ा रोचक हो गया था, लेकिन बाद में बीजेपी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनी, और इस बार जो है जौनपुर से सीट जो है वो बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है। और एक आखिरी सीटें भी देख लेते हैं। कैसरगंज आपको पता होगा ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट रही है, और इस बार उनके बेटे करण भूषण सिंह है ना, उनको टिकट मिला है। और आपको ये भी पता होगा कि कैसे वोटिंग के 2 दिन पहले ही चुनाव प्रचार के दौरान इनके काफिले से 2 लोगों की जान चली गई थी, इनके काफिले की गाड़ी के एक्सीडेंट में, और उसके बाद थोड़ा माहौल बनना था, लेकिन ऐसा लग रहा है, जो हमारे आंकड़े दिखा रहे हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से लगता है कि उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तो ये बाहुबलियों वाली जो सीट है, जहां बाहुबलियों का प्रभाव रहा है, वहां का ये जो एग्जिट पोल है वो ये बताता है कि योगी का जो बुलडोजर मॉडल है वो तो चल ही रहा है, और जहां पे अलग अलग वजहों से चाहे नाराज हो बाहुबली या उनके पक्ष में हो, बीजेपी का जो नतीजा है, बीजेपी की जो सीटें हैं, उस पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। समीर चौंगावकर और रूही तिवारी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं दोनों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। समीर चौंगावकर, मैं जानना चाहता हूं कि ये हमने सीटें दिखा दी जो बाहुबलियों या माफियाओं के एक तरीके से दबदबे वाली सीट है, यहां के रिजल्ट देखकर क्या लगता है आपको? एक जो पहला इंप्रेशन है आपके मन पे क्या पड़ रहा है? देखिए रंजीत जी, आपने बाहुबली का जिक्र किया, माफियाओं का जिक्र किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से माफिया और जो अपराधी थे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए, या उन्होंने अपराध करना छोड़ दिया। योगी ने बहुत बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में रहना होगा आपको तो कानून के दायरे में रहना होगा, और लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो सर चढ़ के बोला है, भारतीय जनता पार्टी के 2022 के विधानसभा चुनाव की जीत में, 2019 के लोकसभा जीत में, और अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। संक्षेप में समीर जी, क्योंकि मुझे 50 से ज्यादा, 50 नहीं बल्कि 80 सीटें मुझे दिखानी है आज, तो इसलिए एकदम संक्षेप में मैं चाहूंगा कि आप, हाँ रूही, मैं आपसे इसी सवाल का जवाब चाहूंगा कि ये जो सीटें हम देख रहे हैं, इसके जो एग्जिट पोल में जिस तरह के नतीजे दिख रहे हैं, तो ये आपको लगता है कि ये जो माफिया के खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है योगी आदित्यनाथ का, ये उसका नतीजा है कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं, माफियाओं की नहीं बल्कि सरकार का दबदबा चलेगा? देखिए, ये सीट वाइज मुद्दा नहीं है। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा एक कानून व्यवस्था का था, ये सच्चाई है। जमीनी तौर पे मतदाता कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कहते हैं कि किस तरह से सुधरी है इस प्रशासन में कानून व्यवस्था, वो एक बड़ी बात है। तो वो एक सच्चाई है जिसको ऑपोजिशन, विपक्ष भी नहीं झुटला सकती है, जिसको हम निष्पक्ष पत्रकार भी नहीं झुटला सकते हैं कि कानून व्यवस्था, मैं वहां रहती नहीं हूं, मैं नहीं कह सकती हूँ कि सच में सुधरी है या नहीं, लेकिन मतदाता ये जरूर कहते हैं, स्पेशली सपा के जो, तो ये कानून व्यवस्था के साथ तुष्टिकरण वाला भी मामला था कि जिस तरीके से अखिलेश यादव, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा, अखिलेश यादव जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के मौत के बाद वहां गए तो उनके घर पहुंचे, वो भी एक मैसेज था ना, जिसको कि लोगों ने नकारा है कि नहीं, ये इस तरीके से तुष्टिकरण नहीं चलेगा और माफियाओं का भरण पोषण जैसे आप कर रहे हैं वैसे चलेगा नहीं।
देखिए, अभी अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अखिलेश यादव का जो 5 साल का शासन था उसमें कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी, गुंडागर्दी बहुत थी, और वही लोग याद आज की तारीख में भी करते हैं। और वही एक जो जिसे कहते हैं स्कार है लोगों के दिमाग में आज की तारीख में भी, जो कि योगी आदित्यनाथ सरकार में सुधरी है कानून व्यवस्था, वो एक बहुत बड़ा बीजेपी के पक्ष में एक बहुत बड़ा पॉइंट आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। जरा एक बार अब उन सीटों का रुख कर लेते हैं जहां पर कि अखिलेश और उनके परिवार के लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे, और उसमें से जरा दिखाइए, ये 5 सीटें हैं जहां पर कि यादव परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे थे, और उसमें कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, फिरोजाबाद और बदायूं आप देख रहे हैं। ये यहां पर किस तरह की, उसमें से ये जो अगर आप देखते हैं 5 में से 4 सीटें ऐसी है जिसमें कि एक तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को जीत मिलती हुई, माफ करिएगा, समाजवादी पार्टी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एक कन्नौज जो सीट है जहां पर कि सुब्रत पाठक के साथ सीधा मुकाबला रहा है अखिलेश यादव का, वहां पर एक कड़ी टक्कर है। मतलब अखिलेश की सीट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फंसी हुई है, पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि अखिलेश जीतेंगे या नहीं। लेकिन बाकी 4 सीटों पे आप देख रहे हैं डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, विश्वदीप सिंह और आदित्य यादव, ये माफ करिएगा अक्षय यादव, अगर इनकी पार्टी का आप देखेंगे तो ये यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे लोग जीत दर्ज करा रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार, मतलब 5 यादवों को जो टिकट दिया था वो पांचों के पांचों उनके परिवार के थे, और उसमें से देखिए 4 लोग जो है वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, और फिरोजाबाद से अक्षय यादव, और नहीं, फिरोजाबाद की सीट छोड़ दीजिए, माफ करिएगा, फिरोजाबाद की सीट छोड़ दीजिए, बदायूं से आदित्य यादव, लेकिन फिरोजाबाद से जो है वो अक्षय यादव हार रहे हैं। तो ये 3 सीटें एक तरीके से हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से कंफर्म है, जो कि यादव परिवार जीत रहा है। बाकी 1 सीट पे हार और 1 सीट पे जो है वो कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, खास करके कन्नौज में। तो ये 5 सीटें हैं, जरा ये देखिए, जिसमें कि यादव परिवार का एक तरीके से किस्मत जहां का फैसला होना है जिन 5 सीटों पे, उसके नतीजे ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। समीर जी, ये इस बार एक तरीके से एक अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई कि यादव को कम से कम सीटें दी जाए और बाकी ओबीसी और दूसरे जातियों को जो है ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले सीट बंटवारे में, और वो एक तरीके से अखिलेश ने उसको एक स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल किया। लेकिन 5 सीटें जहां पर कि वो और उनके परिवार के लोग लड़ रहे थे, वहां का हमने एग्जिट पोल दिखाया, और उसके हिसाब से 3 सीटें पक्की है, उनकी अपनी सीट फंसी हुई है, और एक अक्षय यादव है जिनको की हार मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, मुझे लग रहा है ये 5 सीटें समाजवादी पार्टी, मतलब अखिलेश परिवार के घर का गढ़ रहा है, मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। फिरोजाबाद 2019 से भी हार गए थे क्योंकि शिवपाल यादव बगावत करके चुनाव लड़े थे वहां से, और उसके कारण अक्षय यादव को वहां से हार करना पड़ा था। मुझे लग रहा है इस बार ये 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि आप देखिए वहां का जो समीकरण है, मुस्लिम यादव का समीकरण तो उनके साथ है, इसके अलावा जो मायावती का जो कोर वोट बैंक था, इस बार वो बटा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और समाजवादी पार्टी के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। अखिलेश यादव एक बड़ा नाम है, सुब्रत पाठक एक चुनौती दे रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कन्नौज से अखिलेश यादव आखिरी में जीतेंगे। ये 5 सीटें मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी फाइट। रूही तिवारी, एक सवाल और उठेगा इसमें कि भाई जब यादवों के सबसे बड़े जो वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, यादव और मुस्लिम, लेकिन यादवों को टिकट देने की बात आई तो उनको अपने परिवार से बाहर एक भी यादव नहीं दिखा। क्या ये बात यादवों को चुभी होगी या नहीं चुभी होगी? नहीं, देखिए, इतनी नहीं चुभी है। ये एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में जो यादव वोट है वो समाजवादी के साथ ही जाता है। जिस तरह से जाटव वोट मायावती जी के साथ जाता है, उसी तरह से यादव वोट समाजवादी पार्टी के साथ ही जाता है। जो नॉन यादव ओबीसी है, ये बिल्कुल भी भाजपा ने 2017 के जो चुनाव थे, असेंबली विधानसभा चुनाव थे, तब तोड़ दिया था, अपने पास लेके आए थे। लेकिन यादव वोट आज की तारीख में भी समाजवादी पार्टी के पास ही जाता है। कम से कम 90% समाजवादी की पार्टी के पास जाएगा। बाकी जो थोड़ा इधर उधर अगर होगा तो होगा, लेकिन ये जो वोट है, ये कोर वोट समाजवादी मतलब आप अभी भी आप ये मानती हैं कि यादवों की निष्ठा पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ है, भले दूसरे किसी यादव को टिकट मिले या ना मिले? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ठीक है। अब जरा दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहां पर की मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता है, 30% से ज्यादा जहां पर मुस्लिम आबादी है। उन सीटों का क्या हाल है और एग्जिट पोल में वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जरा एक बार दिखाइए। हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं संभल की सीट में अगर आप देखें तो
करीब 50% मुस्लिम आबादी है यहाँ, और यहाँ शफीकुर रहमान बर्क के जो सियासी विरासत है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके पोते पर थी, जियाउर रहमान बर्क पर। और अगर संभल की सीट देखेंगे तो यहाँ पे जियाउर रहमान बर्क जो है वो उनकी जीत करीब करीब पक्की दिखाई दे रही है। परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी के यहाँ उन्हें चुनौती दे रहे थे, उनकी हार यहाँ दिख रही है हमारे एग्जिट पोल में। अगर आगे बढ़िए, अब रामपुर का रिजल्ट देखते हैं। आजम खान के प्रभाव वाली सीट रही है और करीब 50% मुस्लिम आबादी है यहाँ भी। रामपुर में अगर देखें तो मुबिल्ला नदवी जो है वो समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्ला नदवी, और इनकी जीत जो है वो करीब करीब पक्की दिखाई दे रही है। घनश्याम लोधी बीजेपी के हैं जो कि इन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन उनकी हार दिख रही है अभी हमारे एग्जिट पोल में। अगर आगे बढ़े तो मुरादाबाद की सीट देखते हैं। ये 46% मुस्लिम आबादी वाली सीट है और यहाँ मतदान के बाद बीजेपी प्रत्याशी की मौत हो गई थी। मुरादाबाद में रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट रही हैं, काफी चर्चा में रही थी। इन्होंने जो जिहाद वाली बात कही थी, जो बयान दिया था, उसको लेकर के भी काफी चर्चा हुई थी उस समय। कुंवर सर्वेश सिंह जो है वो बीजेपी के वो एक तरीके से देखा जाए तो वो हार रहे हैं। हालांकि अगर वो जीतते तो इस सीट पे दोबारा मतदान कराने की नौबत आ सकती थी, लेकिन रुचि वीरा इस चुनाव में जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही हैं। बिजनौर में 42% मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर अगर देखें तो चंदन चौहान आरएलडी के हैं और इनकी जीत दिख रही है। एक तरीके से बीजेपी के सहयोगी पार्टी के खाते में जा रही है, और दीपक सैनी समाजवादी पार्टी के हैं, वो हार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा अगली सीट दिखाइए। 39% जो आबादी वाले मुस्लिम आबादी वाली सीट है सहारनपुर, इसकी भी काफी चर्चा थी, और उस पर एग्जिट पोल का रिजल्ट क्या है जरा एक बार देखना चाहिए। राघव लखनपाल जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इनकी जीत यहाँ करीब करीब पक्की मानी जा रही है। और इमरान मसूद जो कि बहुत रसूख वाले नेता रहे हैं और ये हार रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं और बड़े उस इलाके के कद्दावर नेता और लोकप्रिय नेताओं में से माने जाते हैं, लेकिन इस बार भी वो हार रहे हैं। तो इमरान मसूद उन नेताओं में से हैं जो कि अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, मोदी से लेकर, और तमाम तरह के उनके बयान हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा 30% जो मुस्लिम आबादी वाली कैराना सीट है उसका भी रिजल्ट एक बार जरा देखना चाहिए। यहां पर क्या है, इकरा हसन समाजवादी पार्टी की हैं और प्रदीप चौधरी बीजेपी के, और यहां इकरा हसन को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक बड़ी बात होगी। और कैराना वो सीट है जो कि काफी चर्चा में रही है। आपको पता होगा कि पलायन को लेकर, हिंदुओं के पलायन को लेकर के ये सीट एक बार काफी चर्चा में रही है। और आगे बढ़िए जरा एक बार, 38% मुस्लिम आबादी वाला अमरोहा, जरा यहां भी देखते हैं क्या है। संसद में बिधुड़ी की जुबानी जंग झेलने वाले दानिश अली जो हैं वो यहां से बीएसपी का दामन छोड़ करके और कांग्रेस के सीट जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। और यहां पे अगर देखा जाए तो कुंवर सिंह तंवर जो कि बीजेपी के हैं, वो उनकी जीत हो रही है। दानिश अली के खाते में इस बार जीत नहीं दर्ज हो रही है, और दानिश अली चर्चा में जरूर थे, लेकिन उनको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ सकता है। 38% वाला मुजफ्फरनगर जरा देखिए, यहाँ भी जाट का, मुसलमानों के अलावा जाटों का भी प्रभाव वाला इलाका रहा है यहाँ। और यहाँ संजीव बालियान मैदान में हैं, और संजीव बालियान की जीत जो है वो करीब करीब पक्की मानी जा रही है यहाँ पे। हरेंद्र मलिक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के, वो हार रहे हैं यहाँ। इसके अलावा करीब 33% मुस्लिम आबादी वाला एक मेरठ सीट है, जो कि आपको ये भी काफी चर्चित सीट रहा है। आपको पता ही होगा कि यहाँ से अरुण गोविल जो कि रामायण में राम की भूमिका में थे और यहाँ पे काफी चर्चित प्रत्याशी के रूप में थे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इनकी जीत दर्ज करते हैं तो एक तरीके से जो राम लहर की बात कही जा रही है उसको और जोर मिलेगा कि इस बार राम मंदिर का प्रभाव कितना रहा इस चुनाव पे, उसको समझने में इससे मदद मिल सकती है। तो ये है वो सीटें जहां पर कि मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। एक और सीट है ऐसी ही, बरेली, जहां पर कि 34% आबादी है मुसलमानों की। यहाँ तौकीर रजा ने एक तरीके से अपील की थी, नोटा के लिए अपील की थी, लेकिन वहां क्या हो रहा है जरा एक नजर देख लेते हैं। छत्रपाल सिंह गंगवार हैं बीजेपी के, ये यहाँ से जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रवीण सिंह हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये प्रत्याशी हैं, इनकी हार यहाँ दिख रही है। तो ये आपने एक नजर हमने जो डाला करीब 30% से ज्यादा आबादी वाली मुस्लिम बहुल सीटों पे, तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सीटों पे बीजेपी को जिस तरह का झटका लगने की बात कही जा रही थी उस तरह की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे समीर चौंगावकर
ये अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी यूपी का वो इलाका है जहां पर कि फर्स्ट फेज में ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड फेज में पोलिंग हुई थी, और यहां पर वो कहा जा रहा था कि भाई फर्स्ट और सेकंड फेज तक उस तरह का नैरेटिव नहीं बना था, उस तरह का पोलराइजेशन नहीं हुआ था, इसलिए बीजेपी को हो सकता है कि नुकसान हो। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस बार के चुनाव में वहां पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया। मायावती का अलग लड़ने के कारण इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि ये बात सही है कि मुस्लिम मतदाता जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जा रहा है, ये मानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी चुनौती दे रही है। तो बसपा का मुस्लिम वोट जरूर उनके पास जा रहा है, लेकिन बसपा का एक आधार है और बसपा ने जिस तरीके से वहां उम्मीदवार उतारे मुस्लिम छाटकर, मुझे लग रहा है वो समाजवादी पार्टी के नुकसान कर रहा है। ध्रुवीकरण इस सीटों पर होता है। मुजफ्फरनगर की अगर आप बात करेंगे तो पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो अजीत सिंह जैसे बड़े नेता को, जयंत चौधरी के पिताजी को हरा दिया था संजीव बलियान ने, और इस बार तो जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही है। तो मुझे लग रहा है कि जयंत चौधरी के आने का भी एक फायदा मिलेगा। जो जाट वोटर्स थे जो जयंत चौधरी के साथ थे, आरएलडी के साथ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, ये आरएलडी वाला जो सवाल है रूही तिवारी, क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इस बात का मलाल होगा कि उन्होंने आरएलडी का दामन छोड़ दिया इन मौके पे, या आरएलडी उनसे अलग हो गई इस नतीजे को देखने के बाद, एग्जिट पोल के कम से कम? हाँ। बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा आरएलडी का भाजपा के आने के साथ जरूर फायदा है भाजपा को। और जैसा कि अभी कहा गया, इन सीटों में ना ध्रुवीकरण ऐसे होता है कि थोड़ा सा अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है और बसपा अलग कर रही है, तो इसमें भाजपा को ही फायदा होने वाला है। थोड़े जो वोट है वो बटेंगे इन दोनों पार्टियों के बीच। हालांकि ये भी सही बात है कि मुस्लिम वोट ज्यादा से ज्यादा इस समय इंडिया अलायंस के साथ ही जाएगा, क्योंकि वही चुनौती पेश कर सकते हैं भाजपा को। मुस्लिम वोट वैसे ही देखते हैं, लेकिन ध्रुवीकरण जिस तरह से होता है, जितना समीकरण उस सीट में है, उसमें ये बहुत मैटर करता है। और जहां तक आरएलडी का सवाल है जो आपने पूछा, ये सही बात है, इसका भाजपा को फायदा जरूर होगा पश्चिमी यूपी। तो कम से कम एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उसमें तो फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी दिखाते हैं कुछ ऐसी सीटें जो कि एक तरीके से बहुत वीआईपी और मोस्ट वीआईपी सीट जिसको आप कह सकते हैं यूपी चुनाव में, वो आप इसको जरा एक नजर डाल लेते हैं उस पर। तो इसमें 4 सीटें हैं, इसमें माफ करिएगा, हाँ जरा एक बार दिखाइए। तो इसमें जो वीआईपी सीटें हैं जरा एक बार दिखाइए। वाराणसी, गोरखपुर, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ और मथुरा। तो ये सीटें हैं जहां पर की वीआईपी कैंडिडेट रहे हैं नरेंद्र मोदी। जैसा कि आपको पता ही है, बनारस में जाहिर सी बात है उनकी जीत को लेकर कोई सवाल नहीं है। इस बार तो ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला नरेंद्र मोदी के ही पुराने रिकॉर्ड से है। कितने मतों से जीतते हैं सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि जीतेंगे कि हारेंगे। गोरखपुर, रवि किशन के बारे में कहा जा रहा था कि बड़ा कास्ट फैक्टर की वजह से, काजल निषाद के होने की वजह से निषाद फैक्टर अगर चल गया तो रवि किशन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन रवि किशन जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी, जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, वहां उनकी जीत दिख रही है एग्जिट पोल में। अमेठी, स्मृति ईरानी की जीत करीब करीब पक्की मानी जा रही है। लखनऊ में राजनाथ सिंह की जीत पक्की मानी जा रही है और मथुरा में हेमा मालिनी की जीत पक्की मानी जा रही है। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो वीआईपी है, कोई बड़ा कैंडिडेट जिसकी बहुत चर्चा रही है इस चुनाव में, वो कम से कम चुनाव हारता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम हमारे जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसके हिसाब से। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने के लिए है नहीं। और लेकिन अगर फिर भी मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करने की बजाय मुझे लगता है कि आगे की सीटें दिखानी चाहिए। और वो सीटें कौन सी है जरा हम आपको दिखाते हैं। तो एक बार जरा उन सीटों का भी रुख करते हैं जहां पर कि बीजेपी की सहयोगियों को, बीजेपी ने अपने सहयोगियों को मौका दिया था, और वो सीटें कौन सी है जरा एक बार देख लेते हैं। मिर्जापुर, आपको पता ही होगा, मिर्जापुर में अपना दल सोनेलाल पटेल, ये सीट जो है अनुप्रिया पटेल यहां से लड़ रही थी, और ये सीट उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अच्छी बात है कम से कम उनके बीजेपी के सहयोगियों के लिए। रॉबर्ट्सगंज, रिंकी कोल, ये भी अपना दल सोनेलाल से ही थी, और ये भी छोटे लाल खरबार यहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन पर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही हैं रिंकी कोल। तो ये रॉबर्ट्सगंज की जीत भी की जो सीट है वो भी एक तरीके से अपना दल के खाते में जा रही है। 2 सीटें जो हमने अपना दल को दिया है अपने एग्जिट पोल में, उसमें ये दोनों सीटें हैं। जरा अब आगे की सीटें दिखाते हैं। संत कबीर नगर या बागपत में राजकुमार सांगवान हैं आरएलडी के, ये जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी के हैं, इनकी हार दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा कोई और सीट जो इनके सहयोगियों की हो वो भी जल्दी से दिखा दीजिए।
तो ये ठीक है। तो ये सीटें हैं जो कि 3 सीटें हैं मुख्य रूप से जो कि हमने अभी दिखाई, जो कि बीजेपी के सहयोगियों की है। तो ये जो समीर चौगांवकर, इसको कैसे देखा जाए कि जो छोटी पार्टियों को इन्होंने, खास करके जो ओबीसी की पार्टियां हैं और जिनकी की कई सीटों पे ठीक ठाक उनकी आबादी है और नतीजों पे अपना असर रखते हैं, उनके साथ मिलकर चलने का ओवरऑल पूर्वांचल में और जहां जहां भी इन्होंने अपने सहयोगियों को सीटें दी है उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक समीकरण सेट किया था कि जो छोटे छोटे दल है उनको लिया जाना चाहिए, और इसी कारण अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें दी अपना दल को, जो 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी के साथ थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, और उनके बेटे अरविंद राजभर को घोसी से टिकट दिया गया है, तो वो एक सीट वहां गई है। लेकिन घोसी में अरविंद राजभर बहुत कड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, उनके लिए जीतना बहुत आसान नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का समीकरण था कि जितने छोटे दल है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, इन सबको जोड़ा जाए अपने साथ और एक वोट बैंक तैयार किया जाए। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के कारण ये लोग चुनाव जीत रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है 80 में से 72 सीटें जीतने की स्थिति में। हाँ, तो जो सोशल इंजीनियरिंग जो एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने करने की कोशिश की थी, उसके मुकाबले जो बीजेपी की पुरानी सोशल इंजीनियरिंग है वो बेहतर काम करती हुई दिखाई दे रही है। यूपी में बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों की साख भी दांव पे लगी हुई है, एक बार जरा उनको भी देखने की जरूरत है कि इन मंत्रियों का क्या हो रहा है, जरा एक बार देखते हैं। तो जरा जल्दी जल्दी दिखाइए। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे हैं बीजेपी के, ये एक तरीके से जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के, इनकी हार। और आगे बढ़िए, जल्दी से दिखाइए। खीरी यहां से अजय मिश्रा टेनी हैं जो कि काफी चर्चित रहे हैं, बल्कि गलत वजहों से भी कई बार चर्चा में रहे हैं, वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति ये भी जीत रही हैं, और नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के कद्दावर पुराने नेता हैं, इनकी हार दिख रही है। महाराजगंज से पंकज चौधरी बीजेपी के, ये भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये इनकी हार दिखाई दे रही है महाराजगंज से। तो ये वो सीटें हैं जहां पर कि एक तरीके से जो मंत्री हैं आज की तारीख में उनकी क्या स्थिति हम दिखा रहे हैं। कानपुर में जरा देखिए, रमेश अवस्थी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और रमेश अवस्थी ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अब हम आपको कुछ बड़े ऐसी कंस्टिट्यूएंसी दिखा रहे हैं जो कि एक तरीके से, जिनको पूरी तरीके से अर्बन कंस्टिट्यूएंसी कह सकते हैं, बड़े शहर हैं। उन शहरों में क्या स्थिति है बीजेपी की, जो कि एक तरीके से स्ट्रांग होल्ड माना जाता रहा है बीजेपी का, वहां हम उन सीटों के बारे में जरा दिखा रहे हैं आपको। तो हमने कानपुर दिखाया, उसके बाद गाजियाबाद में अतुल गर्ग बीजेपी के, ये भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर, ये महेश शर्मा यहां से जीत रहे हैं, पिछली बार हार गए थे लेकिन इस बार जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा आगरा से एसपी सिंह बघेल, ये भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये भी जीत दर्ज कर रहे हैं। सुरेश चंद्र कदम, ये इनकी हार, और इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, ये भी जीत रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो बड़े शहर हैं वहां पर बीजेपी को किसी तरह का कोई बड़ा चैलेंज नहीं दिखाई दे रहा है। रूही तिवारी, वैसे भी जो ये बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, पहले से भी बीजेपी के गढ़ माने जाते रहे हैं और यहाँ ये स्ट्रांग होल्ड की तरह रहे हैं। इस बार भी नतीजा कमोबेश उसी तर्ज पे दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, अर्बन वोट तो रहता है बीजेपी के साथ, खासकर आजकल सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बाकी राज्यों में भी है। अर्बन वोट भाजपा का एक, जैसे माना जाता है, की वोट है, मुख्य वोट है। एक चीज मैं कहूंगी, आपने मुझे उस टाइम बोलने नहीं दिया, लेकिन अमेठी के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगी। तब आपने वीआईपी सीट्स की बात की थी, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर अमेठी से राहुल गांधी उतरते तो स्मृति ईरानी वो सीट हारने की कागार पे थी। उनके खिलाफ बहुत नाराजगी है ग्राउंड पे, और ये बात भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है। लेकिन अब कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल रही है कि वो जमीन की बात नहीं समझ पाए, वो डर के मारे नहीं लड़े अमेठी से। लेकिन अगर वो उतरते तो स्मृति ईरानी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। बिल्कुल। समीर जी, एकदम फौरी प्रतिक्रिया चाहिए कि क्या अमेठी से चुनाव नहीं लड़के राहुल गांधी ने गलती की है? मुझे लग रहा है कि अमेठी से चुनाव लड़के राहुल गांधी ने एक बड़ी गलती की है। उसको वहां से चुनाव लड़ना चाहिए था, और निश्चित रूप से राहुल गांधी वहां से इस बार जीतने की स्थिति में थे। मुझे लगता है कि 2019 के हार से वो मतलब सदमा में थे, इसलिए उन्हें लगा शायद मैं फिर से हारने जाऊं, इससे चुनाव नहीं लड़े, उन्हें लड़ना चाहिए था। लेकिन एक और सीट है मथुरा, जहां हेमा मालिनी को बड़ी कड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि वहां के लोगों की शिकायत है कि हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव जीतती है और आधा समय बंबई के अंदर गुजारती है। बिल्कुल। तो
जमीनी स्तर पर हेमा मालिनी के खिलाफ भी नाराजगी है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। तो ये नाराजगी जहां तक नाराजगी की बात है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं बीजेपी की, जिनके भारतीय जनता पार्टी के, जिनको लेकर के बहुत बहुत नाराजगी रही है। लेकिन लोग कहते हैं कि आखिरकार लोगों ने मोदी के नाम पे वोट किया है। साक्षी महाराज भी और कैंडिडेट्स में से एक हैं। हाँ, तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको लेकर नाराजगी रही होगी, लेकिन अंततः मोदी के नाम पर वोटिंग हुई है। मैं जोड़ देता हूं, उत्तर प्रदेश में एक नारा बहुत गूंज रहा है कि गूंज रहे हैं तीन ही नाम, मोदी, योगी और जय श्री राम। जय श्री राम, बिल्कुल। जरा एक बार समय कम है, जरा एक बार बुंदेलखंड की तस्वीरें देख लेते हैं। जरा बुंदेलखंड की क्या स्थिति दिख रही है, जरा झांसी दिखाइए। अनुराग शर्मा बीजेपी के जीत दर्ज कर रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जैन, जो कि कांग्रेस के एक टाइम बड़े नेता माने जाते थे, मंत्री भी रहे थे, वो हार रहे हैं इस बार भी। और हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह, ये बीजेपी के बड़े नेता हैं, ये जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़िए जरा। बुंदेलखंड की ये 2 सीटें हैं। अच्छा, तो बुंदेलखंड की ये दोनों सीटें एक तरीके से बीजेपी को जा रही है। बुंदेलखंड वो इलाका आपको पता ही होगा जहां पर कि डिफेंस कॉरिडोर से लेकर एक्सप्रेसवे और तमाम ऐसी चीजें कही गई, दिखाई गई हैं, और जो कि पिछड़ा इलाका है उत्तर प्रदेश का, और उसकी तस्वीर विकास के जरिए बदलने की कोशिश की गई। और ऐसा दावा किया गया है कि भाई जितना विकास बुंदेलखंड में हमने किया, यानी कि बीजेपी ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। क्या लगता है कि इस दावे की जीत है, रूही तिवारी? जी, मैं एक चीज का जवाब देना चाहूंगी। अभी जो बात हो रही थी कि किस तरह से मोदी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे सांसदों के खिलाफ नाराजगी है उत्तर प्रदेश में। आपने दिया उदाहरण हेमा मालिनी का, मैंने दिया उदाहरण स्मृति ईरानी का, साक्षी महाराज एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये जो मोदी के नाम पे वोट करने वाली बात है, ये इस चुनाव में चल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोटर है, जो मतदाता है, इस बात से परेशान होगा। वो अपने सांसद को काम करता हुआ देखना चाहेगा, और ये इस चुनाव में चाहे भाजपा का नुकसान नहीं करेगी, जो कि नहीं ही करेगी, लेकिन आगे जाके अगले 5 सालों में, 10 सालों में भाजपा को समझना पड़ेगा कि सांसद का काम भी बहुत जरूरी है। सिर्फ मोदी के नाम से आप बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही आपने। 48 सांसदों के टिकट काटे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, इसी कारण टिकट काटे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती थी कि सिर्फ मोदी के नाम पर, मोदी ने कहा था कि मोदी और मंदिर के नाम पर आप नहीं जीत सकते, अगर सांसद जमीन पर काम करेंगे तो वोट मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने 48 सांसदों के टिकट उत्तर प्रदेश में इसलिए काटे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में, या यूं कहीं पूरे देश में जो बीजेपी के सांसद हैं, वो इस बात पे ज्यादा निर्भर करते हैं, इस बात से ज्यादा निश्चिंत रहते हैं कि मोदी है तो हमें क्या सोचना है। मुझे लगता है कि ये इसका खामियाजा देर सवेर भुगतना पड़ सकता है पार्टी को, अगर उन्होंने सही समय पे सही फैसला नहीं किया तो हमारे पास वक्त इतना ही था। बाकी जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वो हम अपने, आप देखेंगे लोअर बैंड में हम चला रहे हैं उसके नतीजे। तो हमने कोशिश की उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटों के बारे में आपको दिखाने की। और अब देश का मूड मीटर में वक्त है आज के